नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 4 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पाठ 4 का नाम है खनिज एवं धातु। तो आज खनिज एवं धातु से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं किताब में सभी को हम लोग हल करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। तो संक्षारित का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की हवा में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके परत दर परत नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो क्या लकड़ी की मेज में ऐसा होता है? नहीं होता। स्टील की कुर्सी, क्या स्टील की कोई भी सामग्री में कभी जंग या मूर्छा या कुछ लगता है? नहीं लगता। खुले स्थान पर रखे लोहे की छड़ या तेल लेपित लोहे की छड़। देखिए, तेल लेपित लोहे की छड़ पर भी जंग या मूर्छा नहीं लगता, यानी उसका भी संक्षारण नहीं होता। लकड़ी की मेज का भी नहीं, स्टील की कुर्सी का भी नहीं। लेकिन खुले स्थानों पर जो लोहे की छड़ वगैरह या लोहे की कोई भी सामग्री रखी रहती है तो वह संक्षारित होती है, यानी उस पर मूर्छा यानी जंग लगता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका निस्तापन। ठीक है, निस्तापन जो है यह सांद्रण की विधि नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं किसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, पहला है, सोडियम धातु को खाली स्थान में रखते हैं। तो सोडियम धातु को कहाँ पर रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं मिट्टी के तेल में? क्योंकि सोडियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, जो वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na सोडियम का संकेत होता है। ठीक है, ख है, जंग लगने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा नमी। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा? ऑक्सीजन तथा नमी। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक होती है। अगला है, धातु से तार बनाने का गुण खाली स्थान कहलाता है। तो धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तन्यता। अगला है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। तो इसमें भरा जाएगा अयस्क। अगला है, पहले ही खाली स्थान का निर्माण पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है। ठीक है, तो किसका निर्माण पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है? पेट्रोलियम का। तो इसमें भरा जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है। तो यह हमारा था रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक बार देख लीजिए पूरा किसमें क्या भरा जाएगा। पहले में मिट्टी का तेल, दूसरे में ऑक्सीजन तथा नमी, तीसरे में तन्यता, चौथे में अयस्क और पांचवा में पेट्रोलियम। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए उत्तर चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, पहला है, हीरा कार्बन का रूप है। तो यह बिल्कुल सही बात है, हीरा कार्बन का रूप है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। ठीक है,
कोयला भी कार्बन का रूप है, इसी तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट यह दोनों दो रूप हैं, यह क्रिस्टलीय रूप हैं, और कार्बन जो कोयला है वह कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, तो हीरा कार्बन का रूप है, सही है। अगला है हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह गलत है। हेमेटाइट जो है यह लोहे का अयस्क है। ठीक है, अगला है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, यह बिल्कुल सही है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अगला है क्वार्टज धात्विक खनिज है, यह गलत है हमारा। इसके बाद है संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, यह बिल्कुल सही है। संगमरमर चूने के पत्थर से ही बनता है, और संगमरमर का जो सूत्र होता है वह होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अगला है निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यह है हमारा गलत। ठीक है, निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक, तो यह हमारा था सही गलत। एक बार फिर से मिला लीजिए। क सही रहेगा, ख गलत, ग सही, घ गलत, अंग सही, और च गलत। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से मिलान कीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं इसका मिलान करके। सबसे पहले बॉक्साइट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो बॉक्साइट का मिलान हो जाएगा एल्यूमिनियम से। ठीक है, अगला है गैलेना, तो गैलेना जो होता है लेड यानी सीसा का अयस्क होता है, तो गैलेना का मिलान किससे हो जाएगा? लेड यानी सीसा से। तीसरा है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट अभी हमने बताया था यह आयरन का अयस्क होता है। ठीक, तो हेमेटाइट का मिला जाएगा आयरन यानी लोहा से। अगला है पायरोलुसाइट, तो यह हमारा मैग्नीज से मिलान होगा। ठीक है, हो गया। संकेत देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। लेड यानी सीसा का कैपिटल P और स्मॉल b Pb। आयरन यानी लोहा का Fe कैपिटल F स्मॉल e, और मैग्नीज का Mn। ठीक है, कैपिटल M स्मॉल n मैग्नीज। ठीक है, चलिए मिलान देख लीजिए। बॉक्साइट का एल्यूमिनियम से, गैलेना का लेड यानी सीसा से, हेमेटाइट का आयरन यानी लोहा से, पायरोलुसाइट का मैग्नीज से। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। ठीक है, तो उत्तर है खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। खनिज यानी खनकर, तो खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, और जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो यह हो गया खनिज तथा अयस्क में अंतर। अगर यह आपको कठिन लग रहा हो तो नीचे वाला याद कर लीजिएगा। तो फिर से देख लेते हैं उसी को। खनिज क्या होता है? तो भूपटल पर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो चाहे यह याद कर लीजिए चाहे यह वाला, जो आपको सरल लगे दोनों में से वह याद कर सकते हैं। ठीक है, ख देखते हैं। प्रश्न है अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अधिकांश खनिज सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? सिलिकेट के रूप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकेट। अधिकांश खनिज सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। तो यह तो नए किताब का प्रश्न था। किसी पुराने किताब में प्रश्न था धातु कर्म से क्या समझते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर आपकी किताब में है तो याद कीजिएगा, नहीं तो नहीं। तो धातु कर्म किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं।
यानी किसी भी अयस्क से धातु की प्राप्ति, उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया धातु कर्म। ठीक, इसका प्रश्न नंबर ग है, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देख लेते हैं धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात यानी चोट पहुंचा करके, वर्धनीयता यानी बढ़ाना। तो आघात यानी चोट पहुंचा करके, अगर किसी चीज़ को पीट करके चोट पहुंचा करके हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो वह हो जाता है हमारा आघात वर्धनीयता। तो धातु को पीट पीट कर, आघात पहुंचाकर चादर के रूप में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो यह जो गुण होता है इसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और धातुओं को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, हो गया यह। आघात वर्धनीयता यानी पीट कर चादर में परिवर्तित करना, तन्यता यानी खींचकर तार में परिवर्तित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है धातुओं का संक्षारण क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं धातुओं का संक्षारण क्या होता है। तो कुछ धातुओं को नम हवा में रखने पर, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने पर अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह यानी परत, जिसको हम जंग भी कहते हैं, जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर होती जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। आपने लोहे पर जो मूर्छा लगा होता है आप जरूर देखा होगा। ठीक है, लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना, जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा धातुओं का संक्षारण। अगर आपको यह कठिन लग रहा हो याद करने में, तो इसका थोड़ा सा आसान उत्तर नीचे देख लीजिए। ठीक है, ये रहा। तो धातुओं का संक्षारण हेडिंग हो जाएगा, धातुओं का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके परत दर परत नष्ट होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, धातुओं का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके परत दर परत नष्ट होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यह हो गया धातुओं का संक्षारण। अगला प्रश्न है अंग, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको दो धातुओं के नाम बताना है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो उत्तर है सोना तथा चांदी एवं प्लेटिनम, यह मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं हैं। और इसी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इन्हें आदर्श धातु भी कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आदर्श धातु किसे कहते हैं, तो सोना तथा चांदी एवं प्लेटिनम को आदर्श धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। और अगर पूछा जाए मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुओं के नाम बताइए, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम हो गया। संकेत की बात कर लेते हैं। सोना का संकेत हो जाता है Au। ठीक है, क्या हो जाता है? Au। चांदी का संकेत हो जाएगा आपका Ag। ठीक, और प्लेटिनम का संकेत हो जाएगा आपका कैपिटल P स्मॉल t, Pt। ठीक है, Au ऑरम गोल्ड हो गया, Ag अर्जेंटम सिल्वर हो गया, और यह प्लेटिनम Pt। ठीक है, समझ में आ गया? सोना का संकेत Au, चांदी का Ag, प्लेटिनम का Pt। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 6 है इसका, मिश्र धातु क्या होती है? आपको बताना है मिश्र धातु क्या होती है। तो उत्तर है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती हैं। जैसे
पीतल जो है यह तांबा और जिंक, जिंक का मतलब जस्ता होता है, तो पीतल तांबा और जिंक यानी जस्ते की मिश्र धातु है। अब आप याद कैसे रखेंगे कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो उसके लिए आपको यह वर्ड याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। तो पिताजी का मतलब पी से हो गया पीतल, और ये किससे मिलकर बना है? ता यानी तांबा और जी यानी जिंक यानी जस्ता। तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। ठीक है, यह ट्रिक हो गई आपकी, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6 है, किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। किसी एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो वह द्रव धातु है पारा। ठीक है, वह द्रव धातु क्या है? पारा। पूछा जाए पारा का संकेत क्या होता है, तो पारा का संकेत होता है Hg। ठीक है, क्या होता है? Hg। लैटिन नाम क्या होता है पारा का? हाइड्रोगेरम। क्या होता है? हाइड्रोगेरम। ठीक, तो द्रव धातु का नाम पारा, संकेत Hg, लैटिन नाम हाइड्रोगेरम। अगर पूछा जाता है द्रव अधातु का नाम, तो हो जाता है वह ब्रोमीन। क्या हो जाता है? ब्रोमीन, और ब्रोमीन का संकेत होता है Br। तो दोनों याद रखिएगा। किसी एक द्रव धातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु, पारा हो गया, संकेत Hg, और किसी द्रव अधातु का नाम, ठीक, तो वह है ब्रोमीन, संकेत हो गया Br। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको बताना है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे 4Na + O2 बराबर 2Na2O। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यह O2 में यह जो 2 है, यह 2 नीचे रहता है, और यहाँ पे भी जो 2 है, यह भी 2 कहाँ रहता है? नीचे रहता है। ठीक है, समझ गया? Na, यहाँ 2 और O। ठीक है, Na2। और इसी तरह से एक उदाहरण मैग्नीशियम का देख लीजिए। तो मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है, बनाता है। और इसका समीकरण हो जाएगा 2Mg + O2 बराबर 2MgO। ठीक, तो यह हो गया आपका प्रश्न, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और उसका यह उत्तर। अगला है, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर इसका। तो उत्तर हो जाएगा, धातु की पहले क्रिया देख लेते हैं। तो धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस, या H और 2 यह नीचे वाला रहेगा। ठीक है, तो धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे 2Na + 2H2O बराबर 2NaOH + H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। और उसी तरह से Mg + H2O बराबर 2MgO + H2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। और अधातु का भी पूछा था कि अधातु के जल के साथ क्रिया लिखिए। तो अधातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते हैं, यही उसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो प्रश्नों का उत्तर यह है। ठीक है, धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और अधातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करते। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं, यह बताना है आपको। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं इसका। लोहा जो होता है वह बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा यह आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोना है यह कोलार की खान, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इन जगहों पर यह चीज़ें पाई जाती हैं। लोहा इन जगहों पर, तांबा इन जगहों पर, और सोना इन जगहों पर। ठीक है,
देख लीजिए एक बार अच्छे से, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है इसका घ, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। समीकरण है 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बन गई यहाँ पे, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके, ठीक है, भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, और उसका रासायनिक समीकरण यह रहा, Mg मैग्नीशियम H2O जल से क्रिया करके बनाता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यह हो गया इसका पूरा रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, यह प्रश्न घ का उत्तर था। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न इसका अंग है, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको बताना है सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करके कैसे बनाती है, क्या, और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। पहले तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। रासायनिक समीकरण हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस H2। सोडियम धातु 2H2O यानी जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यह पहला हो गया कि सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया, तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, और यह नीचे इसका समीकरण रहा। अब सोडियम धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया देख लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, सोडियम धातु कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे 4Na प्लस O2 बराबर 2Na2O। ठीक है, यह हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं उत्तर। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धातु ठोस, चमकदार, कठोर होती है, जबकि अधातु सामान्यतः द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस को छोड़कर। यह कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस जो होते हैं यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर धातुएं ठोस, चमकदार, कठोर होती हैं, जबकि अधातु द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु जो होती है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, फिर से देख लीजिए। धातु ठोस, चमकदार, कठोर होती है, जबकि अधातु द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस को छोड़कर। धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातु कुचालक होती है। अगला प्रश्न है इसका 6, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। चूँकि वर्णन करना है इसलिए आपका उत्तर थोड़ा बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। तो कुछ विधियों को समझ लेते हैं। सबसे पहली विधि है पेंट का लेप चढ़ाकर। ठीक है, तो धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है, ताकि इन्हें क्षरण या संक्षारण से बचाया जा सके। ठीक है, तो पहले रोकथाम की विधि क्या हो गई, पेंट का लेप चढ़ाकर धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। तो नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन
आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है, क्योंकि ग्रीस या तेल लगाने से उस पर पानी की परत नहीं जमती है, पानी उस पर से गिर जाता है, टिकता नहीं है उस पर, उससे हम संक्षारण से उसे बचा सकते हैं, नमी नहीं चढ़ती है इसके कारण। तीसरा है गैल्वनीकरण, जिसको हम बोलते हैं धातु चढ़ाना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ सकता है गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर देख लीजिए इसका। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, ठीक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। तो यह हो गया आपका गैल्वनीकरण यानी धातु चढ़ाना। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु को पिघली हुई अवस्था में जो जस्ता रहता है उसमें डुबा देते हैं, जिससे जस्ते की एक परत चढ़ जाती है लोहे पर, और यह जो परत होती है लोहे को संक्षारित होने से बचाती है, और इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गैल्वनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाते हैं, तो वह है जस्ता, ठीक है। एक और विधि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन। तो कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टीन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोहे का क्षरण रोकने के लिए उनके चारों ओर क्रोमियम या टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन, ठीक है। देख लीजिए एक बार। और इसकी एक और विधि है मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। तो कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता, ठीक है। तो यह हो गया हमारा जंग से बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए कुछ उपाय। शुरू से देख लेते हैं क्या क्या था। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा। सबसे पहला था पेंट का लेप चढ़ाकर, इसके बाद था ग्रीस या तेल लगाकर, फिर गैल्वनीकरण यानी धातु चढ़ाना, जस्ते की धातु का परत चढ़ाता जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, और इसके बाद मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। अगला प्रश्न है इसका, तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? आपको बताना है तवे की हैंडल में लकड़ी क्यों लगी होती है, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं। लकड़ी जो होती है ताप की कुचालक होती है, ठीक है। यानी कुचालक का मतलब क्या कि इसमें से उष्मा इस पार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है, तो इसके पकड़ने से हाथ नहीं चलता, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, ठीक। ताकि तवा जो है किसी धातु का बना है तब वो तवा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी चूँकि कुचालक है तो लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता और आसानी से आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा इसका उत्तर। तो यह इस प्रश्न पाठ के सभी प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सभी विषयों के सभी वीडियो, सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।